हेलो गाइज, ए प्लस प्रतिभा क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। मध्य प्रदेश की अनुसूचित जनजातियां टॉपिक चल रहा है हमारा। तो आज हेडिंग लगा लिए कोरकू जनजाति। हेडिंग लगा लीजिए, कौन सी जनजाति है? कोरकू। तो लिखिए कोरकू जनजाति। तो इससे पहले हम गौड़ जनजाति पढ़ चुके हैं, बेगा जनजाति पढ़ चुके हैं। आज हमारी जनजाति है कोरकू जनजाति। तो देखिए कोरकू जनजाति, इस जनजाति की अगर बात की जाए तो ये सतपुड़ा के वन्य जो पहाड़ हैं, अंचल है, मुख्यतः जैसे छिंदवाड़ा है, बैतूल है, पहाड़ी एरिया में ये जाति पाई जाती है। कोरकू का शाब्दिक अर्थ की बात करें तो क्या है, यानी कि मनुष्यों का समूह है। कोरकू का अर्थ क्या है? मनुष्यों का समूह है। तो देखिए इसकी 4 उपजातियां भी है, जैसे पठारिया है, रोम है, दुलारिया है और बोवाई है। रंग होता है इनका काला, आंखें काली, नाक चपटी, होठ मोटी और चेहरा थोड़ा गोल होता है। तो ये सारी बातें हम किस में पढ़ेंगे? कोरकू जनजाति में। तो अब आप लिखना स्टार्ट कीजिए साथ साथ। सबसे पहले लिखिए कोरकू जनजाति। तो देखिए कोरकू जनजाति में लिखिए कोरकू जनजाति, लिखिए ये जनजाति सतपुड़ा के वन्य अंचलों, सतपुड़ा के वन्य अंचलों मुख्यतः छिंदवाड़ा, बैतूल, लिखिए मुख्यतः छिंदवाड़ा, बैतूल, छिंदवाड़ा, बैतूल, हरदा या हरदा एवं पूर्वी निमाड़ जिलों में पाई जाती है। पूर्वी निमाड़ जिलों में पाई जाती है, पाई जाती है। तो कोरकू का शाब्दिक अर्थ की अगर बात करें तो मनुष्यों का समूह। लिख लीजिए शाब्दिक अर्थ। तो शाब्दिक अर्थ क्या है? मनुष्यों का समूह है। लिखिए शाब्दिक अर्थ, तो मनुष्यों का समूह। तो देखिए कोरकू जनजाति, तो ये जनजाति सतपुड़ा के वन्य अंचलों मुख्यतः कहाँ? छिंदवाड़ा, बैतूल, हरदा और पूर्वी जिलों में पाई जाती है। शाब्दिक अर्थ है मनुष्यों का समूह। तो यह कोलेरियन परिवार की जनजाति है। लिख लीजिए यह कोलेरियन परिवार की जनजाति है। जनजाति है, साथ साथ नोट करते रहिए। अब लिखते हैं इनकी शारीरिक बनावट। तो यह कोलेरियन परिवार की जनजाति है। लिख लीजिए अब शारीरिक बनावट, लिखिए शारीरिक बनावट। देखिए शारीरिक बनावट देखते हैं। तो देखिए इनका रंग काला, आंखें काली, लिखिए रंग काला, आंखें इनकी काली, होठ मोटे, लिखिए होठ मोटे और चेहरा गोल। चेहरा होता है गोल। तो देखिए कोरकू जनजाति की शारीरिक बनावट कैसी है? रंग होता है काला, आंखें काली, होठ मोटे और चेहरा
गोल। तो अब बात करते हैं इनके सामाजिक जीवन की, यानी कि इनका पहनावा क्या है। तो लिख लीजिए सामाजिक जीवन, क्या पहनते हैं, क्या इनकी प्रथा है, क्या इनका समाज है, लिख लीजिए अभी। सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन। तो देखिए, तो कोरकुओं का पहनावा क्या है, साधारण सा पहनावा है। पूर्ण शरीर के ऊपरी भाग में एक सूती बंडी और कुर्ता, कमर में घुटनों तक का सफेद धोती पहनते हैं, सिर पर मोछा या पगड़ी वगैरह कुछ बांध लेते हैं। तो गले में चांदी और कांसे तांबे का एक छोटा सा क्या पहनते हैं, ताबीज भी पहन लेते हैं। और जो स्त्रियां हैं वो रंग बिरंगे, जैसे हरा है, नीला है, लाल है, गुलाबी, ऐसे जो है लुगड़े ओढ़ना पसंद करती हैं। समगोत्रीय विवाह नहीं होते, इनमें वधू मूल्य का प्रचलन है। तो इस जनजाति की एक खास बात है कि घर दामाद, लमझना विवाह, चिथोड़ा प्रथा ये सारी यहाँ पर प्रचलित है। तो ये सारी बातें लिखिए। सामाजिक जीवन लिख लीजिए, कोरकू जनजाति का सामाजिक जीवन। तो लिखिए, कोरकुओं का पहनावा बहुत ही साधारण है। लिखिए, कोरकुओं का पहनावा बहुत ही साधारण है, बहुत ही साधारण है। तो पुरुष शरीर के ऊपरी भाग पर सूती बंडी, लिखिए, पुरुष शरीर के ऊपरी भाग पर, ऊपरी भाग पर बंडी तथा कुर्ता, बंडी तथा कुर्ता। और क्या करते हैं, कमर में घुटनों तक सफेद धोती पहनते हैं। लिखिए, कमर में घुटनों तक सफेद धोती पहनते हैं। तो देखिए, कोरकुओं का पहनावा बहुत ही साधारण है। पुरुष शरीर के ऊपरी भाग पर बंडी तथा कुर्ता और कमर में सफेद धोती पहनते हैं। क्या पहनते हैं, सफेद धोती। तो देखिए, बात की जाए अगर सिर की, तो ये सिर पर अंगोछा या पगड़ी बांधते हैं। तो लिख लीजिए बात है, ये शरीर पर, लिखिए, शरीर की बात हो गई। सिर लिखिए, सिर पर पगड़ी, पगड़ी ना हो तो अंगोछा या पगड़ी या अंगोछा बांधते हैं, अंगोछा बांधते हैं। तो देखिए, पहनावा क्या है इनका, साधारण है। तो पुरुष शरीर के ऊपरी भाग में बंडी तथा कमर में घुटनों तक सफेद धोती पहनते हैं, सर पर पगड़ी और अंगोछा बांधते हैं। और गले की बात की जाए तो चांदी और तांबे के आभूषण। तो लिख लीजिए, लिखिए, वे गले में चांदी या कांसे, गले में चांदी या तांबे या कांसे, तांबे अथवा कांसे का छोटा ताबीज पहनते हैं, छोटा ताबीज पहनते हैं, पहनते हैं। तो देखिए, कोरकू जनजाति सामाजिक जीवन। तो कोरकुओं का पहनावा साधारण है, सर पर पगड़ी अंगोछा बांधते हैं, गले में चांदी या तांबे कांसे अथवा तांबे या कांसे का मान लीजिए क्या पहनते, छोटा सा ताबीज पहन लेते हैं।
आगे लिखे इनकी स्त्रियों की अगर बात की जाए तो देखिए लिखिए कि कोरकू स्त्रियां रंग बिरंगे रंग बिरंगे नीले हरे लाल गुलाबी नीले हरे लाल गुलाबी नीले हरे लाल गुलाबी रंग के लुगड़े ओढ़ना पसंद करती हैं। रंग के लुगड़े ओढ़ना पसंद करती हैं। तो देखिए इनमें समगोत्रीय विवाह नहीं होते लेकिन वधू मूल्य का प्रचलन है। लिखिए इनमें समगोत्रीय विवाह नहीं होते लेकिन वधू मूल्य का प्रचलन है। वधू का मूल्य तो देखिए स्त्रियां क्या पहनना पसंद करती हैं तो रंग बिरंगे नीले हरे लाल गुलाबी लुगड़े ओढ़ना पसंद करती हैं। इनमें समगोत्रीय विवाह नहीं होती लेकिन वधू मूल्य का प्रचलन है। आगे देखिए सामाजिक जीवन में आगे नोट कीजिए तो लिखिए इस जनजाति में घर दामाद लिखिए इस जनजाति में घर दामाद लमझना विवाह चिथोड़ा प्रथा राजी बाजी प्रथा हट विवाह विधवा विवाह आदि प्रचलित है। तो देखिए लमझना प्रथा के अंतर्गत दामाद को ससुर के घर पर उनकी शर्तों के अनुसार रहना पड़ता है। लिख लीजिए लमझना प्रथा लिखिए लमझना प्रथा के अंतर्गत लिखिए लमझना प्रथा के अंतर्गत लमझना प्रथा के अंतर्गत दामाद को ससुर के घर दामाद को किसके घर ससुर के घर तो लिखिए ससुर के घर उनकी शर्तों के अनुसार रहना पड़ता है। तो देखिए तो इस जनजाति की बात की जाए तो जनजाति में घर दामाद लमझना विवाह चिथोड़ा प्रथा राजी बाजी प्रथा हठ विवाह विधवा विवाह आदि प्रचलित है। तो लमझना प्रथा में क्या होता है कि दामाद को ससुर के घर उनकी शर्तों के अनुसार रहना पड़ता है। तो आगे लिखिए इसमें एक बात और है कि इनके समाज में परिहार और भूमिका अति सम्मानित व्यक्ति होते हैं। पूछा नहीं जाता
सिर्फ याद रख लीजिए, पूछा भी जाए तो परिहार और भूमिका ये सम्मानित व्यक्ति होते हैं। तो अब लिख लीजिए इनका सांस्कृतिक जीवन। तो लिखिए सांस्कृतिक जीवन। लिखिए सांस्कृतिक जीवन। तो सांस्कृतिक जीवन के अंतर्गत देखिए, खम्बसवांग जो है इनका प्रसिद्ध नृत्य प्रधान नाटक है। चटकोरा कोरकू का प्रमुख नृत्य है। दोनों बातें नोट कीजिए बस। इसके बाद पढ़ेंगे इनका धार्मिक जीवन। तो लिखिए खम्बसवांग। लिखिए खम्बसवांग। खम्बसवांग इनका प्रसिद्ध नृत्य प्रधान नाटक है। नृत्य प्रधान नाटक है। और चटकोरा कोरकू का प्रमुख नृत्य है। लिखिए चटकोरा कोरकू का प्रमुख नृत्य है या प्रसिद्ध नृत्य है। तो देखिए सांस्कृतिक जीवन, खम्बसवांग इनका प्रसिद्ध नृत्य प्रधान नाटक है। चटकोरा कोरकू का क्या है? प्रसिद्ध नृत्य है। अब लिख लीजिए इनका धार्मिक जीवन। लगा लीजिए हेडिंग धार्मिक जीवन। तो देखिए धार्मिक जीवन, कोरकू जो है वो स्वयं को हिंदू मानते हैं और चंद्रमा और महादेव की क्या करते हैं? पूजा करते हैं। तो गांव के देवता डोंगर देव और मेघनाथ इनके जो प्रमुख देवी देवता हैं वो है। तो लिखिए कोरकू स्वयं को हिंदू मानते हैं। ये स्वयं को हिंदू मानते हैं। क्या मानते हैं? तो ये स्वयं को हिंदू मानते हैं। और चंद्रमा, लिखिए यह चंद्रमा, यह चंद्रमा तथा महादेव की पूजा करते हैं। चंद्रमा तथा महादेव की पूजा करते हैं। तो गांव के देवता, लिखिए गांव के देवता डोंगर देव, डोंगर देव और मेघनाद, मेघनाद प्रमुख देवी देवता हैं। प्रमुख देवी देवता है। तो देखिए कोरकू जनजाति इसमें को हिंदू मानते हैं तथा चंद्रमा एवं महादेव की पूजा करते हैं। तो गांव के देवता डोंगर देव और मेघनाथ जो है इनके प्रमुख देवी देवता हैं। अब लगा लीजिए इनका आर्थिक जीवन। लगाइए हेडिंग आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन में क्या बातें विशेष हैं? तो देखिए जो कोरकू है वो मुख्य रूप से स्थानांतरित कृषि यानी कि झूम कृषि करते हैं। प्रमुख भोजन क्या है इनका? जंगली पदार्थ, फल फूल और मांस है। तो ये लोग जो है वो बाजरा, कुटकी, मक्का जैसे जो मोटा अनाज है ना उसे खाना पसंद करते हैं। और ये लोग घरों में जैसे बांस की लकड़ी की बाड़ से घर को घेर लेते हैं। और भूस्वामी कृषकों को क्या कहा जाता है? जो भूपति होते हैं उन्हें कहा जाता है राजे कोरकू। तो ये सारी बातें आर्थिक जीवन में नोट कीजिए। लिखिए कोरकू मुख्य रूप से, ये मुख्य रूप से
स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि यानी कि झूम कृषि, झूम कृषि करते हैं, झूम कृषि करते हैं। तो इनका मुख्य भोजन कृषिगत पदार्थ यानी जंगली फल फूल और मांस है। लिखिए इनका मुख्य भोजन, इनका मुख्य भोजन, मुख्य भोजन क्या है? कृषिगत पदार्थ, जंगली फल फूल। तो जंगली पदार्थ फल फूल क्या है? मांस है। तो देखिए कोरकू जनजाति के जो लोग हैं बाजरा, कुटकी, मक्का, लिखिए लोग बाजरा, बाजरा, कुटकी और मक्का जैसे मोटे अनाज को खाना पसंद करते हैं, मोटे अनाज को खाना पसंद करते हैं। लिख लीजिए मोटे अनाज को खाना पसंद करते हैं। और क्या करते हैं? तो ये लोग अपने घरों को, लिख लीजिए अपने घरों को, अपने घरों को किसे? बांस की लकड़ी की बाड़ से, लिखिए बांस की लकड़ी की बाड़ से घेरते हैं, बाढ़ से घेरते हैं। और भूस्वामी कृषकों को राज कोरकू कहा जाता है। लिख लीजिए भूस्वामी कृषकों को, कृषकों को राज कोरकू कहा जाता है, राज कोरकू कहा जाता है। तो देखिए कोरकू जनजाति का आर्थिक जीवन तो क्या करते हैं? मुख्य रूप से, तो मुख्य रूप से स्थानांतरित कृषि यानी कि झूम कृषि करते हैं। क्या करते हैं? झूम कृषि करते हैं। इनका मुख्य भोजन जो है कृषिगत पदार्थ, जंगली फल फूल और क्या है? मांस है, जंगली फल फूल और मांस। तो देखिए ये लोग जो है बाजरा, कुटकी, मक्का जैसे मोटे अनाज को खाना पसंद करते हैं। और इनके जो घर हैं वो बांस की लकड़ी की बाड़ से घिरे होते हैं। और जो भूस्वामी कृषकों को क्या कहा जाता है? राजे कोरकू। जो भूमिपति होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? राजे कोरकू कहा जाता है। अब लिख लीजिए आप अंगरिया जनजाति, लिखिए जनजाति। तो देखिए अगरिया जनजाति तो ये गौड़ जनजाति की उपजाति मानी जाती है। किसकी उपजाति मानी जाती है? तो ये मानी जाती है गौड़ जनजाति की उपजाति मानी जाती है। और बात की जाए इसकी तो ये मंडला शहडोल छत्तीसगढ़ को जो दंडकारण्य पठार है उसमें ये निवास करती है। तो विश्व में अगर बात की जाए तो सर्वप्रथम लोहा खोजने का श्रेय यानी कि उससे जो उपयोगी वस्तुएं हम आज जो चीजें काम में लेते हैं लोहे की, तो वस्तुएं बनाने का श्रेय इसी जनजाति को जाता है। तो इनके प्रमुख देवता कौन है? लोहासुर हैं। तो लिख लीजिए बात अंगरिया जनजाति। तो लिखिए आगे इसमें यह कौन जनजाति की उपजाति है? लिखिए यह गौड़ जनजाति की उपजाति है।
उपजाति है। तो यह मंडला शहडोल, लिखिए यह मंडला शहडोल। छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार, पठार या दंडकारण्य में निवास करती है, निवास करती है। तो विश्व में प्रथम जो लोहा खोजने का श्रेय और उससे उपयोगी वस्तुएं बनाने का श्रेय अगरिया जनजाति को ही जाता है। तो ये बात लिख लीजिए, विश्व में सर्वप्रथम, लिखिए विश्व में सर्वप्रथम लोहा खोजने का श्रेय, लोहा खोजने का श्रेय किसे जाता है? अगरिया जनजाति को। लिख लीजिए तथा उससे उपयोगी वस्तुएं, उपयोगी वस्तुएं बनाने का श्रेय, उपयोगी वस्तुएं बनाने का श्रेय अगरिया जनजाति को जाता है, जनजाति को जाता है। तो देखिए यह गोंड जनजाति की उपजाति है। यह मंडला शहडोल छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य में निवास करती है और विश्व में सर्वप्रथम लोहा खोजने का श्रेय और उससे जो उपयोगी वस्तुएं बनाई जाती हैं उनका श्रेय किस जनजाति को जाता है? तो वो अगरिया जनजाति को जाता है। लिखिए आगे इसमें इंपॉर्टेंट बात, अब बात कर लेते हैं इनके प्रमुख देवता की। तो प्रमुख देवता की अगर बात की जाए तो लिखिए अगरिया लोगों के प्रमुख देवता लोहासुर हैं। लिखिए इनके प्रमुख देवता लोहासुर हैं। कौन है? लोहासुर। कौन है? लोहासुर हैं। और इसके अतिरिक्त बात की जाए तो जैसे दुलादेव हैं, बूढ़ादेव हैं, ठाकुर हैं, मरही माता, इनकी भी पूजा की जाती है। तो लिख लीजिए इनके अतिरिक्त, तो इसके अतिरिक्त देखिए दुल्हादेव, दुल्हा देव, और लिखिए बूढ़ा देव, बूढ़ा देव, ठाकुर देव, ठाकुर देव, मरही माता, मरही माता की भी पूजा की जाती है, पूजा की जाती है। तो इनका प्रमुख व्यवसाय है लोहा गलाकरी औजार बनाना है। लिख लीजिए इनका मुख्य व्यवसाय, लिखिए इनका मुख्य व्यवसाय लोहा गलाकर, लोहा गलाकर औजार बनाना है, औजारे बनाना है। तो देखिए इनका प्रिय जो पदार्थ है, भोज्य पदार्थ, वो क्या है? सूअर का मांस। तो लिख लीजिए इनका प्रिय भोजन, इनका प्रिय भोजन या भोज्य पदार्थ सूअर का मांस। लिखिए सूअर का मांस। तो देखिए अगर यह जनजाति, तो इनके प्रमुख देवता कौन है?
लोहासुर प्रमुख देवता हैं लोहासुर। तो इसके अतिरिक्त दुल्हा देव, बूढ़ा देव, ठाकुर देव, महिर माता या मही माता भी क्या है, पूजनीय है, पूजा की जाती है। और मुख्य व्यवसाय क्या है, लोहा गलाकर औजार बनाना। और प्रिय भोज्य पदार्थ है सुअर का मांस। तो देखिए आगे हमें क्या पढ़ना है, तो पढ़ना है सहरिया जनजाति। इसके बाद बात करते हैं सहरिया जनजाति की। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।